हाय फ्रेंड्स, रिंग अराउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं हमारी नींद कविता के सब्जेक्टिव प्रश्न उत्तर के साथ। तो उससे पहले जान लेते हैं हमारी नींद कविता के कवि हैं बीरेन डंगवाल। और इस कविता का पहला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी नींद कविता के शीर्षक की सार्थकता पर प्रकाश डालें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, यहाँ शीर्षक विषय वस्तु प्रधान है, शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इस प्रश्न में पूछा गया है फ्रेंड्स कि जो हमारी नींद कविता है उसके शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करने से पर प्रकाश डालना है कि क्या इसका शीर्षक सार्थक है, उचित है। इसका शीर्षक जो हमारी नींद है इस कविता का, क्या यही होना चाहिए? तो होगा कि हाँ यही होना चाहिए। और यह शीर्षक बहुत ज़्यादा सार्थक है क्योंकि यह शीर्षक छोटा है और आकर्षक भी है। इसका शीर्षक पूर्ण रूप से केंद्र में चक्कर लगाता है, क्योंकि कहीं भी अगर बात की जाती है तो उसमें हमारी नींद की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं सेंटर में चक्कर लगाती है, जहां शीर्षक सुनकर ही लोगों के अंदर जानने की इच्छा प्रकट हो जाती है। सब मिलाकर शीर्षक सार्थक है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, इनकार करना न भूलने वाले कौन हैं? कवि का भाव स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे हठधर्मी हैं जो संवैधानिक और वैधानिक स्तर पर कई गलतियां कर जाते हैं, लेकिन अपनी भूलें या गलतियां को स्वीकार नहीं करते हैं। वे साफ तौर पर अपनी भूल को इनकार कर देते हैं, जैसे लगता है कि उनकी दलील काफ़ी मजबूत, साफ और मजबूत है। इसका मतलब ये हुआ फ्रेंड्स, जैसे मान लीजिए आप कभी बाजार में ही जाते होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे लड़ जाते हैं जिससे आपका सामान नुकसान हो जाता है, और आप जब उनको बोलेगा तो उल्टे आपको ही डांटने लगते हैं, जैसे मानो उन्होंने कोई गलती किया ही नहीं और वो काफ़ी मजबूत और साफ दिल के हैं, जो कि गलती उन्हीं का है लेकिन फिर भी आप ही को बोलेंगे। तो कुछ ऐसे लोग होते हैं जो गलतियां स्वीकार नहीं करते हैं, अपनी गलतियां और भूल को कभी स्वीकार नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी नींद कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि एक बिंब की रचना करता है, उसे स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा, कविता के प्रथम अनुच्छेद में कवि बीरेन डंगवाल ने मानव जीवन का एक बिंब उपस्थित किया है। सुविधा भोगी आराम प्रसन्न जीवन नींद रूपी अकर्मण्यता के चादर से अपने आप को ढककर जब सो जाता है, तब भी प्रकृति के वातावरण में एक छोटा बीज अपनी कर्मठता रूपी सींगों से धरती के सतह रूपी संकटों को तोड़ते हुए आगे बढ़ जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स कि जिस दौरान हम लोग सो रहे होते हैं, जैसे कह रहे कि मानव जीवन के एक बिंब उपस्थित किया गया है, जिसमें मान लीजिए कि वो आनंद से एकदम आराम से अपना नींद में चादर ओढ़ करके वो सो रहा है, और तभी प्रकृति में जो वातावरण है, मान छोटे छोटे पौधे में कुछ बढ़ जाते हैं, 1 फुट बढ़ जाते हैं, 9 इंच पौधे बढ़ जाते हैं। तो इस तरह से जो होते हैं बीज भी अपनी निरंतर वो अपनी गति करता रहता है, और सींगों से अपने जो मतलब कि बीज खिल करके और धरती से निकलने लगता है बाहर। और यहाँ नींद अंकुर कोमल सिंह फूली हुई बीज छत ये सभी बिंब रूप में उपस्थित है, अर्थात एक प्रकार के बिंब है जिसको कवि ने इस कविता में यूज किया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, मक्खी के जीवन चक्र का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने की क्या आशय है? उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, मक्खी के जीवन चक्र के जीवन क्रम का कवि द्वारा उल्लेख किए जाने का आशय है निम्न स्तरीय जीवन की संकीर्णता को दर्शाना। सृष्टि में अनेक जीवन क्रम चलता रहता है, वह जीवन क्रम की व्यापकता को लेकर कर्मठता और अकर्मठता का बोध कराता है, लेकिन मक्खी का जीवन क्रम केवल सुविधाभोगी एवं परजीवी जीवन का बोध कराता है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कवि गरीब वस्तुओं का क्यों उल्लेख करता है? तो उत्तर हो जाएगा, कवि गरीब वस्तुओं का उल्लेख के माध्यम से कहना चाहता है कि जहाँ के लोग 2 जून की रोटी के लिए काफ़ी मकसद करने के बाद भी तरसते हैं, वहाँ पूजा पाठ देवी जागरण जैसा महोत्सव कुछ स्वार्थी लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए गरीब लोगों का उपयोग करते हैं। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे फ्रेंड्स, जहाँ गरीब मोहल्ले में जाइएगा आप, जहाँ पर सब पिछड़ी जाति के लोग रहते हैं, वहाँ पर लोग बहुत मुश्किल से दिन रात मेहनत करते हैं, तो कभी उन्हें 2 वक्त की रोटी मिलती है। अगर कभी ऐसा भी होता है कि उन्हें काम नहीं मिलता है तो उन्हें 2 जून तक भी कभी कभी उन्हें भूखे सोना पड़ता है। उस स्थिति में भी अगर कोई कार्यक्रम होगा तो वहाँ के जो दबंग लोग होते हैं लगते हैं चंदा इकट्ठा करने, और वो गरीब जिसको खाने के लिए नहीं है जब कमाएगा तभी, लेकिन फिर भी वो उस चंदा को देता है और वहाँ पर बड़े ही धूमधाम से डीजे पर जाकर वो नाचता भी है।
ये लोगों की मानसिकता कैसी है, इस पर कवि ने उल्लेख किया है कि इसमें तो उनको कुछ फायदा नहीं होने वाला है, लेकिन जो स्वार्थी लोग हैं, जो अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, वो तो गरीबों का पैसा बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर लेंगे। मान लीजिए जितना पैसा इकट्ठा कीजिए उसका 70% में टोटल कार्यक्रम समाप्त कर दिए, फिर भी उन्हें 30% का लाभ हुआ, तो कहीं ना कहीं वे अपना स्वार्थ सिद्ध कर रहे हैं उसमें, न कि आपको इंटरटेनमेंट करा रहे हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, हमारी नींद शीर्षक कविता में कवि ने किन अत्याचारियों का जिक्र किया है और क्यों? उत्तर हो जाएगा, कवि यहाँ उन अत्याचारियों का जिक्र करता है जो हमारी सुविधा भोगी आराम पसंद जीवन से लाभ उठाते हैं, हमारी बेपरवाहियों के बाहर विपरीत परिस्थितियों से लगातार लड़ते हुए बढ़ते जाने वाले जीवित नहीं रह पाते हैं और इस अवस्था में अत्याचारी अत्याचार करने के ब्रह्म और आंतरिक सभी साधन जुटा लेते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, कविता में एक शब्द भी ऐसा नहीं है जिसका अर्थ जानने की कोशिश करनी पड़े। यह कविता की भाषा की शक्ति है या सीमा? स्पष्ट कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, इस कविता के आलोक में यह स्पष्ट जाहिर होता है कि यह भाषा की शक्ति है, क्योंकि भाषा को किसी सीमा में बांध कर रखना भाषा के विकास पर पहरा देना है और भाषा के उन्मुक्त रहने से ही भाषा की व्यापकता संभव हो सकती है। अतः यह कविता भाषा की सीमा नहीं होकर उसकी शक्ति है। जैसे मान लीजिए फ्रेंड्स, समुद्र को आप चाहिए कि चारों तरफ से हम उसको बांध दे, तो समुद्र कभी आपके बांधने से नहीं बंधेगा। उसी प्रकार जो कविता होती है उसमें जो भाषा होती है उसकी, वह उसकी सीमा को कोई अगर चाहेगा भी बांधना तो नहीं बांध पाता है, और वह क्योंकि बांधने की तरह से पहरा देने के बराबर जगह पहरा नहीं दे सकते, क्योंकि भाषाएं जो होती है मुक्त होती हैं, वो चारों तरफ अपना स्ट्रगल करती रहती हैं इधर उधर। तो इसलिए यह कविता भाषा की सीमा नहीं होकर उसकी शक्ति है जो चारों तरफ फैल रही है, और लोगों को इस कविता के हर एक लाइन समझने में आसानी हो रही है और ज़्यादा और लाइन पढ़ने के लिए लोग उत्सुक हो रहे हैं। इसी चीज़ को इस प्रश्न के माध्यम से बताया गया है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, बीरेन डंगवाल रचित हमारी नींद शीर्षक कविता का सारांश अपने शब्दों में प्रस्तुत करें। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, हमारी नींद में हम नींद में सोते हैं, इसका यह अर्थ कतई नहीं होता है कि सृष्टि का विकास क्रम रुक गया है। कहने का मतलब है कि अगर हम सो रहे हैं तो ये नहीं है कि हम सो रहे हैं तो पूरी दुनिया सो रही है, नहीं, हम सो रहे हैं और दुनिया के लोग अपना विकास किए जा रहे हैं। हमारी नींद में भी प्रकृति का विकास क्रम अग्रसर होता है। ये नहीं कि हमारे नींद में, हमारे सोने के बाद सभी प्राकृतिक जगत में प्राणी सो गए हैं, नहीं, सभी प्राकृतिक जगत के जगे हुए हैं और वो अपना विकास कर रहे हैं। हमारे सोने और जगने के बीच पेड़ कुछ इंच बढ़ जाते हैं फ्रेंड्स, और पौधे में कुछ सूतों की वृद्धि हो जाती है, तथा अंकुर अपने कोमल और लघु लघु सींगों से बीज के छत यानी छिलके जो होते हैं उसको ऊपर से पहले हटाते हैं, उसके बाद भीतर से ढकेलना शुरू कर देते हैं। हमारी नींद जितने घंटे की होती है उसमें मक्खी का जीवन क्रम पूरा हो जाता है। कहने का मतलब है फ्रेंड्स, मक्खियों का जीवन क्रम सिर्फ 5 से 6 घंटे के बीच होता है, और हम लोग भी 5 से 6 घंटे ही सोते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे एक नींद सोने के क्रम में एक मक्खी का जो होता है पूरा जीवन चक्र हो जाता है। मक्खी के अनेक शिशु पैदा हो जाते हैं और उनमें से अनेक की मृत्यु को भी प्राप्त होती है, क्योंकि उनका 6 घंटे का लाइफ है। अगर कोई 7 घंटे तक सो रहा है तो जन्म लेकर के कितना तो मर भी गया। अभी आप सो रहे हैं, कितने जीवों का जन्म हो गया और मर भी गए। और हमारी नींद में ही गरीब बस्तियों में धमाके के साथ लाउड स्पीकर पर देवी जागरण हो जाता है। हम जागकर भले ही सोचे कि हमारे सोने में प्रकृति का सारा विकास रुका हुआ था, पर यह सोचना एकदम सही नहीं है था। जीवन को घेरने, बांधने, रोकने के अनेक प्रयास होते हैं, पर हमारा हठीला जीवन इसके बावजूद अपनी प्रकृति से कोई समझौता नहीं करता, वह बढ़ता ही जाता है आगे। हम में अधिसंख्य ऐसे हैं जो बाधाओं का सामना नहीं कर पाते, उनके सामने झुक जाते हैं, पर कुछ ऐसे भी हैं जो भीतर से बहुत मजबूत होते हैं, वे झुकना नहीं जानते, वे अस्वीकार का दुष्परिणाम जानते हुए भी बड़े साहस के साथ साफ साफ इनकार करने की आदी होते हैं। प्रस्तुत कविता जीवन की जय की कविता है। जीवन अवरोधों को नहीं जानता, वह हर अवरोध को हंसाता हुआ पार करता है। उसकी प्रकृति सतत विकास की होती है, वह रुकना नहीं जानता, वह झुकना नहीं जानता। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स,
हमारी नींद के बावजूद की व्याख्या कीजिए। तो उत्तर हो जाएगा प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक के हमारी नींद शीर्षक नामक शीर्षक से लिया गया है। इस अंश में हिंदी काव्य धारा के समसामयिक कवि वीरेंद्र डंगवाल ने वैसे लोगों का चित्रण किया है जो आराम मतलबी जीवन पसंद करते हैं। प्रस्तुत अंश में कवि कहते हैं कि जीवन क्रम कभी रुकता नहीं है, समय का चक्र के समान बिना किसी की प्रतीक्षा किए हुए अनवरत आगे ही बढ़ता जाता है। यदि हमारे समाज का कोई व्यक्ति सुविधाभोगी आराम का जीवन पसंद करता है तो कहीं एक पक्ष जरूर ऐसा भी होता है जिसका सिलसिला हमेशा आगे बढ़ता जाता है और जो कर्मवाद का संदेश देता है। तो फ्रेंड्स, हमें कभी भी आलस नहीं करना चाहिए और आराम की लाइफ कभी नहीं जीनी चाहिए। आप जितना ही हार्ड वर्क कीजिएगा आप उतना ही आगे डेवलप कीजिएगा। और आप अगर थोड़ा सा भी आराम अगर कर रहे हैं, अगर ऐसा सोच भी रहे तो आप उसका आदत को आज से ही हटा दीजिए। आप अपने आप को मोटिवेट कीजिए, तभी आप आगे बढ़िएगा। और इस चैप्टर का अगला क्वेश्चन है, यानी साधन तो सभी जुटा लिए हैं अत्याचारियों ने, की व्याख्या कीजिए। उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक गोधूली के हमारी नींद शीर्षक कविता से लिया गया है। कवि ने वीरेंद्र डंगवाल सामाजिक अत्याचारियों की करतूतों का पर्दाफाश किया है। आज हमारे समाज में अनेक लोग हैं जो अपनी जिंदगी को आराम मतलबी बना लिए हैं। ऐसी जिंदगी समाज और राष्ट्र के लिए खतरनाक परिधि में रहती है और इन्हीं में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनकी व्यवस्था का लाभ उठाने के लिए गलत अंजाम देने में पीछे नहीं हटते। अत्याचारी आंतरिक और बाहरी रूप से अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए सभी प्रकार के साधन अपनाते हैं। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, व्याख्या करें। गरीब बस्तियों में भी धमाके से हुआ देवी जागरण लाउड स्पीकर पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा फ्रेंड्स कि प्रस्तुत पद्यांश हिंदी साहित्य के सुप्रसिद्ध कवि वीरेंद्र डंगवाल के द्वारा लिखित हमारी नींद से ली गई है। इस अंश में कवि ने उन लोगों का चित्र खींचा है जो गरीब बस्तियों में जाकर अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए देवी जागरण जैसे महोत्सव का आयोजन करते हैं। कवि कहते हैं कि आज भी हमारे समाज में कुछ ऐसे स्वार्थ परक लोग हैं जिनके हृदय में गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं है, केवल उनसे समय समय पर झूठे वादे करते हैं। नेता, पूंजीपति एवं अत्याचारी ये सभी गरीबों की आंतरिक व्यथा से खिलवाड़ कर उनकी व्यवस्था से लाभ उठाते हैं। तो यही बताया गया फ्रेंड्स कि कोई भी है अत्याचारी जो सभी अपना साधन जुटा लिया है और लोगों पर अपना अत्याचार कर रहा है। जैसे मान लीजिए नेता ही हो गया, आपका कोई भी काम ढंग से नहीं करा रहा है, अब उसको जितना पैसा मिल रहा है उसका तो बहुत सारा परसेंट वो कमीशन ले रहा है और बहुत कम ही पैसे में काम करा रहा है और काम कंप्लीट होने के कुछ समय बाद ये काम बिगड़ जा रहा है। अब दोबारा के लिए उतना समय फिर वेट करना पड़ेगा आपको, तो होगा या नहीं होगा, कितना होगा। तो कहीं ना कहीं ये हमारे लूट मचा रहे हैं, नेता इसमें शामिल है। और झूठे पूंजीपति लोग भी हैं जो महाजन होते हैं, ब्याज पर पैसा लगते हैं जोड़ने और गरीबों का पूरा जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस चैप्टर में सिर्फ इतने ही प्रश्न थे जो मैंने आपको करा दिए। अगर आप इसी प्रकार की और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद।